नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारा नया टॉपिक होगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है, दो मास होते हैं और एक स्प्रिंग से वो अटैच होते हैं। ठीक है ना, देखो ये दो मास है और क्या हो रखे हैं, ये एक दूसरे से अटैच किए गए हैं थ्रू ए स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। फिर क्या किया गया है, इस पूरे सिस्टम को एक्स नॉट दबा दिया गया है। ठीक है, पहले ये नेचुरल लेंथ पे था, अब बताओ कितना दबा दिया गया है। एक्स नॉट दबा दिया गया है, तो बोलो पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, एल या एल नॉट, और एक्स नॉट दबा दिया तो बच गया कितना डिस्टेंस इनके बीच में, एल नॉट माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब इनको क्या किया गया है, रिलीज कर दिया गया है, एकदम से ऐसे छोड़ दिया गया। अब जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा। यस और नो। हमें अब इसी सिस्टम को स्टडी करना है कि भाई ये जब वापस नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे तो कौन सा मास कितना मूव कर चुका होगा। जब ये नेचुरल लेंथ पे होंगे तब इनकी स्पीड कितनी कितनी होगी, और जब ये नेचुरल लेंथ से आगे चले जाएंगे, क्योंकि अभी स्प्रिंग दबा हुआ है तो थोड़ी देर बाद नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, उसके बाद स्प्रिंग खिंच भी जाएगा, तो ये वाला मास नेचुरल लेंथ से कितना आगे जाएगा और ये वाला मास नेचुरल लेंथ से कितना आगे तक जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने इसमें 3 केस पढ़े थे, है ना। क्या क्या था, सेंटर ऑफ मास मतलब पढ़ने हैं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो। यस और नो। ठीक है, बोलो इस तरह का सिस्टम सॉल्व करना है, क्या करेंगे, बोलो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, there is no external force, that means momentum will remain constant, center of mass will remain at rest, या फिर मैं कहूं सेंटर ऑफ मास जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी 0। ठीक है, और क्या था हमारा, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हमको लगाना है। ठीक है, अब देखिए पहले वाला केस पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, लेट द, ये मोमेंटम यहां आएगा, यहाँ पोजीशन आएगा, यहां पे लिख लेना। ठीक है, लेट द पोजीशन ऑफ m1 बी x1 एंड m2 बी x2 व्हेन दे रीच देयर नेचुरल लेंथ। जब m1 और m2 जो दबे हुए हैं, जब वो वापस नेचुरल लेंथ पे पहुंचता है स्प्रिंग, तो ये m1 जो है x1 चल चुका है और m2 जो है x2 चल चुका है। आप चाहो तो इसको पोजीशन या मूवमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, मूवमेंट ऑफ m1 इज x1 और m2 की कितनी है x2। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ m1 बी v1 एंड m2 बी v2 व्हेन दे रीच देयर नेचुरल लेंथ, और जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे तो उनकी स्पीड कितनी है v1 और v2। m1 कितना चला x1, उसकी स्पीड कितनी हो गई v1, m2 कितना चला x2, उसकी स्पीड कितनी हो गई v2। ठीक है, तो बोलो सबसे पहली बात x1 प्लस x2 कितना होगा, x नॉट के बराबर। बोलो भाई जो हमारा सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम है, m1 और यहां पे m2, बोलो कितना दबा रखा था इसको, स्प्रिंग कितना दबा हुआ था, स्प्रिंग x नॉट दबा हुआ था, और जब वापस स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो स्प्रिंग कितना वापस खुल गया है, x नॉट ही तो चलेगा। स्प्रिंग का टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू m1 का मूवमेंट प्लस m2 का मूवमेंट, तो m1 का मूवमेंट प्लस m2 का मूवमेंट मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था पहले? यस, बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट पे, यानी कि लेफ्ट वाले मास की मूवमेंट लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू राइट वाले का राइट साइड में, लेफ्ट इक्वल टू राइट कर देंगे, है ना। जैसे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ऐसे ही m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, तो बोलिए m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, अब देखो x1 x2 दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। यस और नो, बोलो भाई, सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही, दो मासेज है जिनके बीच का डिस्टेंस d है, तो बोलो यहां से कितना डिस्टेंस होगा, इतना होगा, यहां से इतना होगा, ऐसे इसी टाइप से सॉल्व होगा। बोलो x1 x2 में एक इक्वेशन आ गई, x1 x2 में दूसरी इक्वेशन आ गई। बोलो सॉल्व किया, क्या आया हमारे पास, x1 की वैल्यू आ गई m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2, पुराने वाले रिजल्ट जैसा ही है ना, जैसे कि x1 इज इक्वल टू m2 d बाय m1 प्लस m2, x2 इज इक्वल टू m1 d बाय m1 प्लस m2, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था x नॉट, बोलो यहाँ पे d की जगह आ जाएगा x नॉट, तो बोलो x1 इज इक्वल टू m2 x नॉट बाय m1 प्लस m2 एंड x2 इज इक्वल टू m1 x नॉट बाय m1 प्लस m2। क्लियर हो गई है ये बात, तो कोई समस्या ही नहीं है इसमें, तो सही है भाई। पहला मास इतना चलेगा, दूसरा मास इतना चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कंक्लूजन फ्रॉम अबव रिजल्ट, इस जो ऊपर जो अभी रिजल्ट आया ना, ये x1 आ गया और जो ये x2 आ गया है, इससे क्या रिजल्ट मिला है हमको,
फ्रॉम अबव रिजल्ट हेवियर मास विल शो लेस मूवमेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब हैवी मास है तो कम मूवमेंट शो करेगा और लाइट मास है तो ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, हैवी मास थोड़ा सा सरक गया तो उसके कंपनसेशन के लिए लेफ्ट मास को बहुत सारा सरकना पड़ेगा, है ना, हल्के वाले मास को, यस और नो। ठीक है, तो हैवियर मास कम चलेगा, लाइटर मास ज्यादा चलेगा। बोथ मासेस विल रीच नेचुरल लेंथ एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों के दोनों नेचुरल लेंथ पे कब पहुंचेंगे? सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये नहीं है कि भैया पहले एक वाला मास पहुंच गया और फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पहुंच रहा है, नहीं, दोनों के दोनों एक साथ नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे, एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेंगे, है ना, बिल्कुल एक्सटेंशन होगा जब, और फिर वापस नेचुरल लेंथ पे एक साथ आएंगे, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे एक साथ होंगे, एक साथ नेचुरल लेंथ पे, एक साथ एक्सटेंशन पे मैक्सिमम पे, फिर वापस नेचुरल लेंथ पे एक साथ, फिर कंप्रेशन पे एक साथ। सही है, यही चलता रहेगा ऐसा। ये नहीं होना है कि कभी कोई कभी भी कहीं भी जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक साथ चलेंगे, ये नेचुरल लेंथ पे तो ये भी नेचुरल लेंथ पे, दोनों नेचुरल लेंथ पे एक साथ होंगे। ठीक है, और दोनों के दोनों मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी एक साथ होंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी एक साथ होंगे, है ना। ठीक है, बोथ मासेस विल रीच नेचुरल लेंथ एट द सेम टाइम फॉर स्पीड्स एट नेचुरल लेंथ। अब हमको क्या निकालना है कि जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचे तो इनकी स्पीड कितनी हुई है। ठीक है, स्पीड कितनी होगी, पहले वाले की v1 है, दूसरे वाले की v2 है। ठीक है, v1 और v2 निकालना है। अब हम यहाँ यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। बोलो, इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है? जीरो। भाई दोनों कंप्रेशन पे थे, है ना, दोनों की स्पीड जीरो थी, तो सिस्टम की स्पीड क्या थी? जीरो। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर होएगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। तो बोलो फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर के साथ। सही बात है, बोलो m1v1 एक तरफ, m2v2 दूसरी तरफ, एक के साथ माइनस लग जाएगा, m2v2 इधर लेके आओ, माइनस m2v2 इज इक्वल टू m1v1, m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। माइनस का साइन क्या शो करता है? शोज दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ऑब्वियस सी बात है, v1 अगर इधर है तो v2 उसके ऑपोजिट होगा, v2 इधर है तो v1 इधर होगा। सही बात है, कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सही है, तो बोलो v1 और v2 में एक कंडीशन आ गई है हमारे पास, आ गई है ना। अच्छा, यहां से मैं बोल सकता हूं कि m2 और m1 तो कांस्टेंट है, तो v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v2, मतलब दोनों स्पीड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होगी। सही है, कि अगर पहले वाले की स्पीड डबल हो गई है किसी x1, या फिर मैं कहूं कोई भी डिस्प्लेसमेंट से दूसरी डिस्प्लेसमेंट तक जाने में पहले वाले की स्पीड डबल हो गई है, तो दूसरे वाले की स्पीड भी डबल हो गई होगी। सही है, फ्रॉम अबव रिजल्ट बोथ मासेस विल रीच जीरो स्पीड साइमल्टेनियसली। दोनों की स्पीड भी क्या होगी? जीरो। देखो, जब v1 जीरो है तो v2 भी जीरो है। सही बात है, तो v1 और v2 एक साथ जीरो पे पहुंचेंगे। सही बात है। बोथ मासेस विल रीच मैक्सिमम स्पीड साइमल्टेनियसली। बोलो, ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मैक्सिमम होगा, है ना, तो ये मैक्सिमम स्पीड भी क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली मूव करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है फॉर बोथ मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन। मतलब जीरो स्पीड कब होगी? जब मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा, और ये क्या है? हाँ, जीरो स्पीड मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी होगी। जब पूरी तरह से दबा हुआ है सिस्टम और पूरी तरह से एक्सटेंड हो रखा है, तभी क्या होगा? ब्लॉक्स की स्पीड जीरो होगी, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है ना। तो यही बात लिखी हुई है, ये जो जीरो स्पीड वाली बात है ना, ये जीरो स्पीड कब कब होगी? मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी और मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी, और मैक्सिमम स्पीड भी दोनों क्या पहुंचेंगे? एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जब v1 मैक्सिमम है तब v2 भी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम स्पीड कहां होती है? नेचुरल लेंथ पे, ये तो पता है अपने को, है ना, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे जब होता है तो स्प्रिंग जो है अपोज नहीं करता मोशन का, है ना। ठीक, अच्छा, v1 v2 में एक रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन से तो सॉल्व होंगे नहीं v1 v2, हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से रिजल्ट यूज करेंगे। क्या आएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। मतलब इनिशियली जब ये स्प्रिंग क्या थे? बोलो, स्प्रिंग जब कितना दबा हुआ था? एक्स नॉट टोटल कंप्रेशन हो रखा था, तो बोलो इस पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी थी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और जब ये खुल के यहां पहुंच चुका है, ये वाला यहां आ चुका है, बोलो इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v1 है, तो बोलो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इसकी
हाफ m2v2 इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगा देंगे, ये आ जाएगा इनिशियल एनर्जी हाफ के x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। कोई भी समस्या है इसमें? क्लियर है? चले आगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन की। ठीक है, तो बोलो यहां पे था ब्लॉक, नेचुरल लेंथ यहां है, कितना मूवमेंट हुआ यहां से आ जाने में? x1। ये था यहाँ पे इनिशियली, x2 मूवमेंट के बाद ये यहाँ पहुंच गया नेचुरल लेंथ पे। अब ऑब्वियसली बात, यहां तो रुकेगा नहीं सिस्टम, स्प्रिंग खींचेगा भी, दबाया है तो बोलो खींचेगा भी ना कुछ। तो बोलो यहां से ये कितना चला गया है? x2 डैश चला गया है। x2 डैश इज द एक्सटेंशन और यहाँ पे x1 डैश इज द कंप्रेशन। कोई भी दिक्कत है इसमें? सही है। अब हमें x1 डैश और x2 डैश निकालना है। बोलो x1 डैश और x2 डैश कैसे निकाल सकते हैं हम? बोलिए बोलिए। हमने ऊपर रिजल्ट देखे थे कि दोनों के दोनों एक साथ पहुंचेंगे, दोनों की स्पीड एक साथ 0 होगी। सही है, तो मैं कहता हूं क्या इस टाइम पे बिल्कुल इनिशियल और बिल्कुल फाइनल, मतलब ये एक्सटेंशन होने के बाद जो लोकेशंस है, इसमें इस फाइनल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? एट रेस्ट रहेगा, है ना। यानी कि इसकी इधर वाली मूवमेंट इज इक्वल टू उसकी उधर वाली मूवमेंट। सही है, कर लेंगे आप लोग। m1 इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट इज इक्वल टू m2 इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द राइट। ठीक है, x1 x2 डैश में एक रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन आगे आगे लिखा होना चाहिए। ये देखो यहां नहीं है। ड्यूरिंग, एक सेकंड, ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बियॉन्ड नेचुरल लेंथ, इलोंगेशन x1 डैश और x2 डैश मान ली। बोलो क्या रिजल्ट आएगा? m1 x1 डैश इज इक्वल टू m2 x2 डैश। आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि भैया ये यहां था और ये वाला ब्लॉक यहां था, है ना, और ये फाइनल पोजीशन हो गई। बिल्कुल इनिशियल और बिल्कुल फाइनल, मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन में आप क्या लगा सकते हो? m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। सही है। और आप क्या कर सकते हो? ये देखो ये कहां है? नेचुरल लेंथ पे है। ये भी कहां है? नेचुरल लेंथ पे। बोलो इस टाइम पे इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। बोलो जब नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाते हैं तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। तो बोलो नेचुरल लेंथ से जो मूवमेंट हुआ है उसको भी आप क्या कर सकते हो? इक्वेट। क्या कर सकते हो? बोलो m1 x1 डैश इज इक्वल टू m2 x2 डैश। सही है। एक रिलेशन और चाहिए होगा x1 डैश x2 डैश के लिए, कहां से निकाल सकते हैं? बोलिए, सोचो सोचो। स्प्रिंग जितना इनिशियली दबा था फाइनली उतना ही तो खुल जाएगा। बोलो तो, एक सेकेंड, ये हो रहा है x2, ये हो रहा है x1। तो बोलो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। सही है। अच्छा बोलो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां और यहां से यहां, ये भी तो एक्सटेंशन हो रहा है। टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल एक्सटेंशन होना चाहिए, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। सही है। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी x1 डैश प्लस x2 डैश इज इक्वल टू x नॉट, और एक x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना भाई। तो x1 डैश और x2 डैश में निकाल लेंगे आप लोग, दो इक्वेशन आ जाएंगी। सही है। ठीक है, स्पेशल नोट देखो, ये बिल्कुल गोल्ड चीजें हैं, अभी बता देता हूं तुमको। ठीक है, जो अभी लिखवाया है और जो अभी और आगे चीजें देखोगे आप। Always consider the system as a particle for the study of center of mass motion. सेंटर ऑफ मास के मोशन को आप स्टडी करेंगे तो क्या करना है आपको? इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है और फिर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा? एक पार्टिकल दिखाई देगा और सिस्टम का इंटरनल मोशन दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ऑलवेज गो टू फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां चले जाए? जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ फॉर स्टडिंग द इंटरनल मोशन ऑफ द सिस्टम। जब आपको इंटरनल मोशन को स्टडी करना है तो क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे। और जब पूरे सिस्टम का मोशन स्टडी करना है तो बहुत दूर चले जाएंगे, इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे। सही है भाई। रिपीट करूं क्या? एक बार फिर भी बता देता हूं। जब
पूरे सिस्टम को स्टडी करना है तो सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे एक पार्टिकल दिखाई देगा उसको स्टडी करेंगे, सही है। और जब इंटरनल मोशन को स्टडी करना है तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करेंगे, सही है। तो सॉरी, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे और इंटरनल मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। द गोल्डन रूल्स फॉर सॉल्विंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। देखो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। पहला तो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इसी में हमने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया था, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि भैया जब हमको दिखाई दे रहा है एक पार्टिकल तो हमें क्या दिखाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम का ही स्पेशल केस होता है एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से ही m1 v1 लेफ्ट वाला मूवमेंट इक्वल टू राइट वाला मूवमेंट किया था ना, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 किया था, या मैं कहूं m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 किया था, या फिर मैं कहूं m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2 किया था। वो सारे इसी से तो आए हैं। बोलो भाई, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की तो रिजल्ट है वो। बोलो तो बोलो ये तीन हमारे क्या है, गोल्डन रूल्स है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर इन्हीं का एग्जैक्ट सेम चीजें हमको वर्क एनर्जी थ्योरम तो नहीं तो, लेकिन ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका रोटेशनल मोशन में एक फॉर्मूला बन जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के एनालॉगस नए रूल्स आ जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। इन एडवांस्ड प्रॉब्लम्स वी हैव टू यूज 2 और 3 ऑफ द अबव इक्वेशंस, ठीक है। जो एडवांस प्रॉब्लम होगी उसमें ये भी लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, ठीक है। In wedge and block problems, we will use momentum conservation for studying the motion of x direction and work energy theorem for motion in y direction, ठीक है। जब ब्लॉक वाले या वेज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, ब्लॉक या वेज क्या हो रहा होगा, एक तो x डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होगा और एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन स्टडी करेंगे, और y डायरेक्शन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आगे, ठीक है। जैसे भाई एक ब्लॉक को मार दिया, वो आगे जाके ऊपर उछल जाता है, तो बोलो उसके ऊपर कितनी हाइट तक पहुंचेगा वो, तो वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। जब वो ब्लॉक वेज को लीव करेगा तो बोलो वेज की स्पीड कितनी होगी, वहां पे लगेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है। फिर ये बता दिया मैंने इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए, बोलो m1 x1 डैश इज इक्वल टू m2 x2 डैश, ये हो चुका है, सही है। अब m1 m2 की जगह हमको दे दिया m और 3m। अरे कौन है ये असिस्टेंट, ठीक है। m और 3m दे दिया। अब आपसे क्या क्या पूछा हुआ है, फाइंड x1 एंड x2 एंड ऑल्सो फाइंड v1 एंड v2 फॉर बोथ द मासेस m एंड 3m एट नेचुरल लेंथ इफ द इनिशियल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज x0। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है, सॉरी हाँ कितना कंप्रेशन है, x0, ठीक है। जब ये मासेस नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे तब इनकी पहली बात तो m1 की डिस्प्लेसमेंट और m2 की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है, और इन दोनों की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट से कि ये जो मास है ये कहां चला जाएगा, ऊपर कर देते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। यहां से करते हैं, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। यहां है इनकी फाइनल पोजीशन, यस और नो, बोलो ये चला है x2, सही है, और ये चल गया है कुछ x1। मुझे बताओ ज्यादा कौन होगा, x1 बड़ा होगा या x2 बड़ा होगा। अबे ओ कहां से आया है इडियट, दोनों इक्वल कहां से होंगे, तेजी से जवाब दिया है, तो सर मैं बहुत फास्ट जवाब देता हूं। अच्छा बता इतना इतना ये क्या होगा, सर इतना होगा, ये तो गलत है सर, फास्ट तो है ना। तो सर आप मेरे से कुछ भी पूछ लो फटाफट जवाब देता हूं, बता 97 इंटू 65 कितना होगा, सर 3000 होगा, गलत है ये तो, सर फास्ट तो है, वही है ना, तूने इन्वेंट किया था ना ये जोक, इक्वल होंगे। देख ले एक बार ध्यान से, m और 3m अलग अलग मास है, हैवियर मास लेस मूवमेंट शो करेगा, लाइटर मास ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है ये x मूव कर रहा है लेट से, ठीक है, कोई भी x डिस्टेंस ये चल रहा है तो ये कितना चलेगा, 3x डिस्टेंस इसको चलना चाहिए,
ठीक है ना। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, बोलो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो बोलो m1x1 इज इक्वल टू m2x2, यानी कि m इंटू x1 इज इक्वल टू 3m इंटू x2। सही बात है। और क्या करना है अपने को, बोलिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0, ये भी तो होगा ना। बोलो टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू x0 था, तो बोलिए m से m कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू 3x2, बोलो x1 की जगह क्या लिख दो, 3x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x0, 4x2 इज इक्वल टू x0, x2 इज इक्वल टू x0 बाय 4, है ना। और x1 क्या है, x2 का 3 टाइम्स, तो बोलो x1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x2, यानी कि 3 टाइम्स x0 बाय 4। था कुछ क्वेश्चन में इसमें? बोलो ये तो सिंपल सा था ये, है ना। तो बोलो x1 इज इक्वल टू 3x2, x2 इज इक्वल टू x0 बाय 4, x2 इज इक्वल टू x0 बाय 4 और x1 इज इक्वल टू 3x0 बाय 4। आ गया भाई, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x1 इज इक्वल टू m2 x0 बाय m1 प्लस m2, और फिर उल्टा वाला, है ना। ठीक है, और क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना है ना। दोनों की क्या करनी है अपने को, स्पीड भी तो निकालनी है ना। v1 एंड v2 फॉर बोथ मासेस एट नेचुरल लेंथ, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे इनकी स्पीड भी निकालनी है। तो देखिए इनिशियल एनर्जी, सबसे पहले तो ये बताओ क्या कोई बाहर से फोर्स लग रही है? नो, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोलिए टोटल 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या है, m की वेलोसिटी v1 प्लस 3m की वेलोसिटी v2। सही बात है, m तो काट दो डायरेक्टली, बोलो v1 इज इक्वल टू -3v2। कोई दिक्कत है इसमें? पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या करना था, एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली जब सिस्टम कितना दबा हुआ है, x0, तो बोलो सिस्टम के पास एनर्जी कितनी है, हाफ k इज इक्वल टू पहले की एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, यानी कि m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 3m v2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर। बोलो v1 की वैल्यू कितनी है ना, उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 3v2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9v2 स्क्वायर। हाफ 1/2m, 1/2m कांस्टेंट ले लो, 1/2m कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 1/2 को काट ही दो ना डायरेक्टली, 1/2 1/2 1/2 क्या बचेगा, m कांस्टेंट ले लिया। बोलो 9v2 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12v2 स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू बोलो k x0 स्क्वायर। सही, आपने को क्या चाहिए, v2, तो m और 12 को इधर ले आओ, तो 12m। सही है, ये v2 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, दिस इज योर आंसर। v2 पता चल गया ना, v2 पता है, तो बोलो v1 इज इक्वल टू -3v2। सही है, नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू कितनी आई, √kx0 स्क्वायर बाय 12, √kx0 स्क्वायर बाय 12 आ गया ना। यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियर है। अंजू ध्यान नहीं है भाई क्लास में, ध्यान कहीं और चला गया बीच में, ध्यान मुझे लग नहीं रहा है, ध्यान दो भाई, ऐसे नहीं। ठीक है, v1 की वैल्यू पता चल गई, v2 की वैल्यू पता चल जाएगी, v1 v2 दोनों पता है आपको। ठीक है, हमारा अगला केस क्या है, when center of mass is moving with constant velocity। यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत दूर चले जाओ, ठीक है, फिर क्या करो, सेंटर ऑफ मास को स्टडी करो, फिर वापस आओ सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, फिर इंटरनल मोशन को स्टडी करो। सही है। अब मुझे ये बताओ, जब हम बस में बैठ जाते हैं तो क्या बस का मोशन दिखाई देता है? नहीं, है ना, बाकी सारी चीजों का रिलेटिव मोशन दिखाई देता है। तो मान लीजिए ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, यहां क्या किया है हमने, यहां पे ऐसे किया है कि सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी देने का मतलब ये है कि देखो m मास इधर था, स्प्रिंग से कनेक्टेड था इससे दूसरा मास 2m, ठीक है, m1 m2 की जगह m और 2m ले रहे हैं, हमको तो तरीका सीखना है ना। ठीक है, तो m और 2m दो मास स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये दोनों क्या थे, L0 डिस्टेंस पे थे, और जो स्प्रिंग है वो क्या था, अपनी नेचुरल लेंथ पे था। अब मैंने क्या किया, ऐसे मार दिया इसको, ऐसे करके मारा। सही है, मारा उसको, क्या होगा, जैसे ही मारा इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, v0, ये आपको गिवन है।
अब मुझे बताओ, जब मैंने मार दिया और इसके पास v नॉट वेलोसिटी आ गई, है ना, झटके से मारा है ना ऐसे करके, तो बोलो इसके पास v नॉट वेलोसिटी आ चुकी है। अब v नॉट वेलोसिटी इसको मिल चुकी है, जस्ट मिली है। अब बताओ क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सही है। अब हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की इतनी वेलोसिटी होगी। सही है। और इस सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया इनके बीच में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है और मैक्सिमम स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है। सही है। देखिए क्या होने वाला है, इसको मारा, ये आगे भागने की कोशिश करेगा, जैसे ये आगे भागने की कोशिश करेगा स्प्रिंग खींच जाएगा, और स्प्रिंग तो दोनों एंड्स पे फोर्स लगाता है ना, दोनों एंड्स को ऐसे खींचेगा, दोनों एंड्स को ऐसे दबाएगा। यस और नो? तो बोलो जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा तो यहां पे भी फोर्स पैदा होगी और ये भी पीछे पीछे भागने लगेगा। तो ये इनिशियली किसकी स्पीड ज्यादा है, 2m की स्पीड ज्यादा है, और m की स्पीड कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ मास m इज 0। अब क्या होगा, जब मैंने इसको मारा ये आगे भागने लगा, इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। अब जैसे ही ये आगे भागने लगा, स्प्रिंग खींचा, ये पीछे पीछे चल रहा है, अब स्प्रिंग खींच गया है ना, स्प्रिंग खींचा हुआ स्प्रिंग क्या करता है, वापस अपनी तरफ खींचता है। तो इसको तो ये आगे खींचेगा, इसको ये वापस खींचेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, है ना। यानी कि क्या हो रहा था, जब ये वाला ब्लॉक तेजी से चल रहा था, ये धीरे चल रहा था। ध्यान से सुनना, जब ये तेज चल रहा था, ये धीरे चल रहा था, तो बोलो ये आगे जा रहा था, ये पीछे पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये दूर जा रहा है, ये पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ये दूर जा रहा है ज्यादा तेजी से, ये धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो बोलो जब ये तेज चल रहा है तो स्प्रिंग खींच रहा है। बोलो भाई, जब ये ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा है और पीछे वाला धीरे धीरे चल रहा है, तो मतलब जब तक आगे वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी स्प्रिंग खींचेगा, और जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई है तब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है। सही है, सॉरी मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, खींच चुका है ना स्प्रिंग। अब स्प्रिंग खींच चुका है, स्प्रिंग खींच चुका है पूरी तरह से, है ना। स्प्रिंग अभी क्या करेगा, वापस अपनी तरफ खींचेगा, अभी भी खींचा हुआ है ना स्प्रिंग। तो बोलो जो आगे वाला है 2m, उसको ये वापस खींचेगा, यानी कि इसकी स्पीड और कम कर देगा, इसको आगे की तरफ खींचेगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा। सही है। तब क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सही है। फिर ये वापस आने लगेंगे एक दूसरे के पास। सही है ना। क्या हो रहा, पहले स्प्रिंग खींच रहा था, मैक्सिमम पे पहुंच गया था, फिर स्प्रिंग वापस आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से नजदीक चला गया ना इसके। अब बताओ, जब ये नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएंगे। क्या नेचुरल लेंथ पे रुक जाएगा सिस्टम, नहीं, ये और ज्यादा कंप्रेस होगा। फिर क्या होगा, फिर से ऐसे जाने लगेगा, ऐसे ऐसे। अब इमेजिन करिए सब कुछ कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है सिस्टम। समझ में आया, ऐसे चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं, क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था सिस्टम। सही है, ऐसे ऐसे चल रहा है। बोलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही है। सेकंड केस है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, कब होगा, स्पीड्स कितनी होगी, नेचुरल लेंथ पे स्पीड कितनी होगी, वगैरह वगैरह। सही है। ये हमारा अगला केस है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो, जब इसकी स्पीड ज्यादा है तो स्प्रिंग खींचेगा, दोनों की बराबर हो गई है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन हो चुका है। जब इसकी स्पीड ज्यादा है मतलब स्प्रिंग अब वापस आ रहा है, फिर ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी होगी उस टाइम पे। बोलो जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी है तो ये अभी भी और ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करेगा, है ना। जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होंगे तब भी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। अरे नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी। ठीक है, फिर वही चीज शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलता है। यहां पे हमने क्या किया है, इसको v नॉट वेलोसिटी दे दी। सही है, और बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। थर्ड केस जो था जिसमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा था, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम यहाँ पे v नॉट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोर्स लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा देंगे। अब बताओ, जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा
तो m और ये m1 और m2 दो मासेस है, टोटल मास m1 प्लस m2, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और ये दिखाई देगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट m1 प्लस m2 मास के पे F फोर्स लग रही है, तो बोलो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग। उस केस में क्या होगा ये आपको अगले केस में देखने को मिलेगा। कोई भी दिक्कत इसमें? सही है, उसमें भी यही होगा, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, पहले धीरे धीरे चल रहा होगा फिर तेजी से चलने लग जाएगा। सही है, तो ये हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। मॉड्यूल से होमवर्क ले लो।